नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी व्यू सेंटर की तरफ से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। वो है इंडियन प्रेसिडेंट। ये आपके कॉलेजेस के एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये आपके अदर एग्ज़ाम्स में लाइफ में जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री अगर देश चलाता है, प्रधानमंत्री देश चलाता है लेकिन देश का मालिक कौन है? ये एक क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री अगर देश चलाता है तो देश का मालिक कौन है? भारत के राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और उन्हें भारत का प्रमुख नागरिक कहा जाता है। ये 2 क्वेश्चन हैं। कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन मार्क मार्कर में कि राष्ट्र जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं देश के वो कौन है भारत के? तो वो है राष्ट्रपति। और अगर सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो वो भी राष्ट्रपति है। ये भारत का जो प्रथम नागरिक वाला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है मैक्सिमम। इंट्रोडक्शन पे जाने से पहले हम इसकी थोड़ी-सी बैकग्राउंड के बारे में बात कर लें। जैसे कि हमें पता है जब तक हमारा संविधान नहीं बना था, उससे पहले भारत देश में राजतंत्र पाया जाता था, जिसका मुखिया राजा होता था और उसके द्वारा या उसी के नाम पे सब कार्य किए जाते थे। लेकिन जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रियों के संविधान पढ़े, भिन्न-भिन्न देशों के संविधान पढ़े, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित होके इंडियन प्रेसिडेंट का या भारत के राष्ट्रपति के पद का वर्णन आर्टिकल 52 में किया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति का पद कौन से संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया? तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देश के प्रथम नागरिक होते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा वो संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं भारत के। और हाँ, इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद गरिमा और शक्ति का प्रतीक है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जैसे कि मैंने बताया आर्टिकल 52 में इसका वर्णन किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। वो कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख होंगे और वो कार्यपालिका के प्रमुख होंगे और उन्हीं के नाम पर सारे कार्य किए जाएँगे। कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं जैसे राष्ट्रपति होता है और उसी के नाम पे सारे कार्य देश में किए जाते हैं। और इसके अलावा वो भारतीय सशस्त्र बल, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं। हम बात करें राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बारे में कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और उसके पीछे क्या-क्या योग्यताएँ होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके अलावा उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए और वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। इसके अलावा वो सरकार के किसी भी अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसके अंदर वो पद आते हैं जैसे जितने भी सरकारी कर्मचारी या सरकारी अफ़सर या पटवारी वगैरह जितने भी आते हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते हैं। क्योंकि वो ऐसे पद पर होते हैं जहाँ पे उन्हें सैलरी भी मिलती है और साथ में भत्ते भी मिलते हैं। लेकिन ये जो राष्ट्रपति के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना होने की बात इसलिए की जाती है ताकि उसके ऊपर जब वो कार्य कर रहा हो तो कोई सरकारी दबाव या किसी बंदे का दबाव ना पड़े, जैसे जितना दबाव एक पटवारी के ऊपर पड़ता है। इसलिए वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। अगर हम चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो 2 पार्टियाँ आती हैं, 2-3 पार्टियाँ होती हैं, उनमें से किसी एक को प्रधानमंत्री चुनना होता है और जनता वोट देती है, मत देकर प्रधानमंत्री बनाती है। लेकिन आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव किए जा रहे हैं और ना तो कभी आपने मत दिया होगा राष्ट्रपति के लिए। इसका जो चुनाव है प्रक्रिया वो एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं और उनके द्वारा ये मतदान की प्रक्रिया के द्वारा अ, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के भीतर वो अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के पास देता है। और इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रभवन नई दिल्ली में रहते हैं और उन्हें प्रति माह 5 लाख की सैलरी दी जाती है। और वर्तमान में श्री द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति हैं और वो इस पद पर
आसीन होने वाली पहली आदिवासी महिला है, पहली ट्राइबल वुमेन्स जो राष्ट्रपति बनी है, वो हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। तो चलिए राष्ट्रपति की शक्तियों की तरफ भी थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। तो सबसे पहले आती है कार्यकारी शक्तियाँ, जिसे हम एग्जीक्यूटिव पावर्स बोलते हैं। भारत के सभी प्रकार के जो भी कार्य किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे ही किए जाते हैं, चाहे वो प्रमुख नियुक्तियाँ हों, चाहे वो प्रधानमंत्री नियुक्त करना हो, चाहे केंद्रीय मंत्री नियुक्त करना हो, चाहे राज्यपालों की नियुक्ति करनी हो, चाहे भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त या कैग की नियुक्ति करनी हो, वो सब राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। वो ऐसे योग्य व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो उस पद की योग्यता को पूर्ण करे, फुलफ़िल करे। इसके लिए वो प्रधानमंत्री की सलाह भी ले सकते हैं। और इसके अलावा हम लेजिस्लेटिव पावर की बात करें या विधायी शक्ति की बात करें, वो संसद को स जो संसद का सत्र है बुला सकते हैं या उसे स्थगित कर सकते हैं। और इसके अलावा बिल्स की बात करें कि कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर ना हो। यानी कि जैसे अभी एग्ज़ाम्पल्स लेके समझे तो अभी यूजीसी बिल की अपील की जा रही है। यूजीसी एक्ट की बात की जा रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उन बंदों को ये पता होना चाहिए, जब तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उस पर साइन नहीं करेंगे तब तक वो बिल पास नहीं होगा। और कई बार राष्ट्रपति के पास ये विटो पावर भी होती है कि जिसका उपयोग वो किसी ऐसे विधेयक को रोकने या पुनर्विचार करने के लिए भेजने हेतु कर सकते हैं। वो उस बिल को वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार करने के लिए। और अलावा कुछ ऐसे बिल भी होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति को साइन करना ही होता है, पुनर्विचार करके भी वो बिल वापस आ जाते हैं। जैसे कि मनी रिलेटेड बिल्स जो होते हैं वो राष्ट्रपति को साइन ही करने पड़ते हैं। इसमें राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर का प्रयोग तब उसे पुनर्विचार करने के लिए ही कर सकता है, लेकिन उसको दोबारा वो फिर से साइन करना ही पड़ते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को मनी बिल जो है वो साइन ही करने पड़ते हैं। और न्यायिक शक्ति या जुडिशियल पावर की बात करें तो इसमें वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं उनको नियुक्ति करता है। और इसके अलावा उसके पास अनुच्छेद 72 के तहत किसी दोषी की सज़ा को कम करने या उसे बदल सकने या पूरी तरह से माफ़ करने की भी शक्ति है। वो मृत्युदंड सहित यानी मृत्युदंड तक की वो सज़ा माफ़ कर सकता है। और अन्य शक्तियों की बात करें जैसे मिलिट्री पावर्स, तो राष्ट्रपति जैसा कि पता है तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं या सर्वोच्च सेनापति होते हैं। ये युद्ध की घोषणा या शांति की स्थापना करने की शक्ति रखते हैं संसद की अनुमति के साथ। यानी कि जो आपके प्रधानमंत्री के या अन्य जितने भी मंत्री हैं उनकी थोड़ी सी सलाह परामर्श के बाद ये इन पावर्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम शॉर्ट्स में देखें तो अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए शॉर्ट नोट्स के टाइप में, तो ये एक अच्छा लगा हुआ है, इमेज लगाई हुई है मैंने, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ये अगर आप इतनी सी चीज़ याद कर लेते हो तो आप इस फ्लो डायग्राम को अगर आप पेपर में प्रेजेंट कर देते हो या बना देते हो तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता, आपके 10 में से 10 नंबर पक्का आएंगे। अगर अन्य शक्तियों की बात करें, सॉरी फॉर द नॉइस बिकॉज बारिश का मौसम है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमें भी डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। इसमें से एक स्लाइड मिस हो गई है, जिसमें राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ हैं, जिसमें आर्टिकल 352, 356 और 360 की बात की गई है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, वो वैसे भी 1-2 मार्क्स में ही पूछा जाता है। आर्टिकल 352 में बताया गया है संकटकालीन शक्तियाँ, जिसमें राष्ट्रपति के इमरजेंसी लगाने की शक्ति होती है, जिसमें अगर देश में कोई ऐसी बहुत बार का सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सक देती है, जैसे आर्टिकल 352 जैसे इंदिरा गांधी ने भी अपने टाइम पे लगाई थी। और दूसरा है आपका आर्टिकल 356, जब किसी राज्य का कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम नहीं करता है या कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करने में फेलियर हो जाता है तो 356 लग जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हिमाचल में कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे हिमाचल सरकार उस स्थिति को काबू नहीं कर सकती तो आर्टिकल 356 राष्ट्रपति प्रेसिडेंट लगा देंगे और वो हमारा जो स्टेट है वो राष्ट्रपति के अंदर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आर्टिकल 360 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि फाइनेंशियल अगर कुछ ऐसा आ जाता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं तो आर्टिकल 360 के अनुसार प्रेसिडेंट देश में एमरजेंसी एकता, अखंडता और एकजुटता का प्रतीक है। और किसी भी राजनीतिक दल के नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र के प्रमुख होते हैं। और ये बैलेंस संतुलनकारी शक्ति है। भले ही वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास हो लेकिन राष्ट्रपति
एक संकट मोचक के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए यदि चुनाव में किसी भी दल का बहुमत ना मिले, हंग जिसे हम हंग पार्लियामेंट बोलते हैं, तो राष्ट्रपति का विवेकपूर्ण निर्णय निर्णायक होता है, अंतिम निर्णायक होता है कि अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति अपने विवेकपूर्ण निर्णय के द्वारा उसे उस देश की सरकार बना सकता है। बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता, है ना। जैसे इसके अलावा कुछ वीटो पावर्स भी होती हैं, लेकिन फाइनेंशियल बिल में राष्ट्रपति की वीटो पावर काम नहीं करती। इसके अलावा हम ये ही है, अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कुछ ऐसा ही रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप स्टडी व्यू सेंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर चाहिए होंगे तो कमेंट कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। ये आपका वीडियो था डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस का 302 का पॉलिटिकल साइंस BA थर्ड ईयर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। धन्यवाद।